हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आइए हम बात करने वाले हैं काफ़ी चर्चित और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में जुड़े हुए छात्रों के मन में कई सारे प्रश्न होते हैं। उन सारे प्रश्नों को आज हम कोशिश करेंगे कि इन सभी प्रश्नों को आज यहाँ से हल किया जाए, और साथ ही साथ उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को तैयार किया गया है। तो आप एक बार पूरे अंत तक बने रहिएगा। निश्चय ही यहाँ से आने वाले एग्ज़ाम में आपको डेफिनेटली यहाँ से आपको बेनिफिट्स नज़र आएंगे। तो सबसे पहले हम एक एक करके सभी चीज़ों को हम देखेंगे कि सबसे पहले हम जानेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर JSSC CGL एग्ज़ाम। खास करके ये स्पेशली JSSC CGL का ही ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एग्ज़ाम के लिए स्पेशली हम बात कर रहे हैं। किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उनके लिए ये सब महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना होता है। आइए हम एक एक करके सभी चीज़ों को हम बात करेंगे, और मुख्य रूप से आज हम बात करने वाले हैं वो 3 पॉइंट को हम बात करेंगे। सबसे पहला है रीड, दूसरा है लर्न और तीसरा है प्रैक्टिस। ये 3 बातों पर हम ध्यान करेंगे और स्पेशली फोकस्ड करेंगे इन बातों पर, और कैसे कैसे हम तैयार करें जो कि आसानी से हमें आगे आने वाले एग्जाम्स में हमें आसानी हो। तो आइए एक एक करके हम सबसे पहले बात करेंगे रीड। जब भी किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप उसे कैसे रीड करें, यानी सबसे पहले जब आपका प्रोसेस हो तो उसमें सबसे पहला है पढ़ना। सबसे पहले आप उस सिलेबस को पढ़ें, फिर उसे याद करें, और तीसरा होता है आपका कि उसे प्रैक्टिस करें। तो 3 बिंदुओं में सबसे पहला जो बिंदु आता है वो आपका पॉइंट है, वो है रीड, कि हाउ टू रीड। तो सबसे पहले तो आप हमेशा बार बार बोला जाता है कि सबसे पहले आप कंप्लीट सिलेबस को याद करें। सबसे पहले जो आपका काम होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप सबसे पहले सिलेबस को पढ़ें। पहले रीड अ कंप्लीट सिलेबस। जब आप उस सिलेबस को पढ़ लें उसके बाद क्या है कि सेलेक्ट ऑल दी टॉपिक्स। उसके बाद आप उन सभी टॉपिक्स को सेलेक्ट करें जहां से आपके प्रश्न जो है वो मुख्य रूप से पूछे जा सकते हैं। या तो फिर ये चीज़ करें कि आप उसी से संबंधित जो पिछला एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर जो होता है वो क्वेश्चन पेपर को आप एनालाइज करें, और सिलेबस को देखते हुए आप इस चीज़ का मंथन करें कि कहाँ से प्रश्न जो है वो ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं और कहाँ से पूछे जाने के चांसेस हैं, और किस तरह का जो है वो नेचर है प्रश्नों का। प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं तो वो किस एंगल से पूछा जा रहा है, किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उन सभी पॉइंट को आप ध्यान में रखते हुए तैयारी करें। उसके बाद कवर ऑल द टॉपिक्स। जितने टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को कवर करने का आप प्रयास करें कि कैसे उन सभी टॉपिक्स को हम कवर करें जहां से अक्सर सवाल पूछे जा रहे हैं। उसके बाद कोशिश करें कि आप उन सभी टॉपिक्स को एक कॉपी में लिखते जाएं, और उसको क्या करें कि जब आप एक टेबल के रूप में या तो जिस रूप में भी हो, मोटे मोटे तौर पर जो टॉपिक्स मेन टॉपिक्स आपके हैं वो सारे कॉपी में आप लिख लें, और उसे कोशिश करें कि कम से कम आप 2 बार उसका स्पीडली रिवीजन कर लें। जब आप 1-2 बार लिख लेते हैं उसके बाद 2 बार अगेन उसे रिवाइज कर लें, वो भी स्पीडली, इतना स्पीड में कि आप एक बार हाईलाइट कर लें, ऐसे पढ़ें आप। उसके बाद फिर जहां भी आप रह रहे हों किसी साथी का सहयोग लें ताकि आपको आगे का प्रोसेस में आसानी होगा। तो सबसे पहला तो बात आता है रीड का। तो हमने देखा कि सबसे पहले आप सिलेबस को पढ़ें, वहाँ से सारे टॉपिक्स को सेलेक्ट करें और कवर ऑल टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स को कवर करें। आप उसको कोशिश करें कि आप एक किसी कॉपी में लिखते जाएं जो जो टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे स्पेशली आज हम फोकस की है JSSC CGL पे, तो यहाँ पे क्या है कि आपके कुछ ऐसे सेक्शन में जो है वो निश्चय ही यहाँ से सवाल बनता ही बनता है। जैसे अगर बात करें लैंग्वेजेस, तो लैंग्वेज से जो है वो यहाँ से सवाल जो है वो हमेशा एक ना एक सवाल पूछा जाता है। वहीं अगर बात करें कैपिटल एंड करेंसी, तो कैपिटल एंड करेंसी से भी सवाल जो वो डेफिनेटली यहाँ से एक सवाल आपसे पूछे जाते हैं, कभी कभी 2 सवाल भी यहाँ से देखने को मिल जाता है। तो उन सभी चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान रखें। जितने भी खास करके अगर आपका बात करें तो सिलेबस में ही आपका दे दिया हुआ है कि भारत और उसके समीपवर्ती देश या तो उसकी सीमा से लगने वाले देश के बारे में बात किया गया है। तो हम क्यों बाहर के दूसरे देश के बारे में हम क्यों पढ़ें, जब आपका सिलेबस में ही यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि भारत और उसके सीमावर्ती देश। तो हम ऐसे में श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन सभी देश के बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि ये जो है वो भारत के सीमावर्ती देश हैं।
भारत की सीमाएं इन देशों से लगती है। तो ऐसे में क्या है कि इन देशों से सवाल जो वो ज़्यादातर बनने के चांसेस होते हैं। तो आगे हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं अब दूसरे पॉइंट पर, और वो है आपका लर्न। सबसे पहले जब आप किसी भी चीज़ को पढ़ लेते हैं तो पढ़ लेने से वो नहीं होता, उसे याद भी करना आवश्यक है। तो दूसरा पॉइंट आपका होता है कि उसे कैसे याद किया जाए। तो सबसे पहले तो आप किसी साथी का सहयोग लें और उसको कोशिश करें कि आप दोनों एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएं कि आप पहले उसे बोलें कि आप सवाल पूछो, मैं उसका जवाब दूंगा, या तो फिर उसे बोले कि मैं सवाल करता हूं, तुम उसका जवाब देना। इस तरह के दोनों में कॉम्बिनेशन बनाएं और दोनों में इस तरह से पूछ पूछ कर आप किसी भी चीज़ को याद करें। नहीं, अगर आपको खुद में ज़्यादा विश्वास है और आप खुद से इस चीज़ को कर सकते हैं अच्छे से, तो खुद से याद करें पढ़कर। सबसे पहले तो पढ़ कर याद करें, उसके बाद फिर क्या है कि बार बार उसे बोल करके याद करें, ताकि आपको ज़्यादातर वो याद हो जाता है। या तो फिर किसी को पूछने बोले, अपने साथी कोई है तो उनका मदद लें और वहाँ से आप हेल्प लेकर के भी कर सकते हैं। और यह सुबह सुबह उठकर यह काम प्रतिदिन कह सकते हैं कि 1 घंटे ही सही, 1 घंटा आप निकालें, ज़्यादा नहीं, 1 घंटा आप डेली इस चीज़ को सुबह सुबह करें। निश्चय ही यहाँ से आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स वाइज आप डेली कवर करते चले, यहाँ से आपका याद होता जाएगा। पहले टॉपिक से फिर मिलाकर, पहले आप उन टॉपिक से पहले याद करें। मान लेते हैं अगर हमने कैपिटल किया, तो पहले क्या है कि कैपिटल जब हमने याद करना शुरू किया तो पहले आपने एशिया के कैपिटल जितने भी होते हैं, एशिया के जितने भी कंट्री हैं, उन सभी कंट्री के कैपिटल्स को हमने याद कर लिया। एक बार हमने याद कर लिया, उसके बाद क्या है कि फिर हमने उसके करेंसी को याद कर लिया। जब करेंसी और कैपिटल दोनों याद हो गया, उसके बाद फिर क्या है कि कुछ अफ्रीकन कंट्री, कुछ कह सकते हैं कि अमेरिकन कंट्री, कुछ जो है वो आप कह सकते हैं कि यूरोपियन कंट्री को याद कर लें, और कुछ ऐसे हैं जो कि थोड़ा बहुत, क्योंकि कभी ऐसा देखा गया कि कुछ अफ्रीकन कंट्री से पूछा जाता है। जैसे अंगोला की राजधानी क्या है, तो अंगोला की राजधानी लुआंडा है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल जो वो कभी कभी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से करके आप याद कर लें। उसके बाद आगे आप किसी भी टॉपिक को आप पढ़ें तो इस तरह से टॉपिक वाइज फिर उसको मिला करके मिक्स्ड करके पूछ लें और याद कर लें। जब आप एक बार मिक्स्ड करके याद कर लेंगे तो वहाँ से आपको धीरे धीरे याद होता जाएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है प्रैक्टिस, कि जब आप पहले तो आपने उस चीज़ को पढ़ लिया और फिर उस चीज़ को याद कर लिया, लेकिन अब आपको ये जानना है कि क्या हमें कितना याद है। उन सभी चीज़ों को प्रैक्टिस हम कैसे करें। तो प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छी बात है कि सबसे पहले आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करें। किसी भी टॉपिक को मान लेते हैं, अगर सपोज दैट आपने हिस्ट्री पढ़ा, तो आपने हिस्ट्री पढ़ा तो सबसे पहले हिस्ट्री का टॉपिक वाइज जो टॉपिक से आपने पढ़ा, सपोज दैट अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि स्पेशली जो कुछ चीज़ों को फोकस्ड किया गया है। जैसे स्वतंत्रता आंदोलन आपको जो है वो सिलेबस में टॉपिक दे रखा है, तो स्वतंत्रता आंदोलन को पहले आप टॉपिक में कवर कर लें। फिर 1857 की क्रांति अगर आपने पढ़ लिया तो पहले इसको कवर कर लें। तो टॉपिक वाइज पहले आप इन सभी टेस्ट को देख लें। जब आपका टॉपिक वाइज हो जाता है, उसके बाद एक बार आप चलें सब्जेक्ट वाइज, उसके बाद आप कवर करें। जैसे हिस्ट्री का सारा कवर कर लें, फिर उसके बाद ज्योग्राफी का इसी तरह से कवर करें, फिर उसी तरह से साइंस के टॉपिक्स कवर करें, इसी तरह से कंप्यूटर में पहले मान लेते हैं कि सपोज दैट इनपुट आउटपुट आपने पढ़ लिया, तो इनपुट आउटपुट के जितने भी टॉपिक से सवाल बन सकते हैं उन सभी सवालों को आप कर लीजिए। फिर उसके बाद अगर आप इंटरनेट से पढ़ते हैं तो इंटरनेट को कर लीजिए। इन सभी टॉपिक वाइज पहले कर लें, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज जाए, उसके बाद आप कंप्यूटर के सब्जेक्ट वाइज जाए, फिर उसके बाद मिक्स्ड सब्जेक्ट वाइज फिर उसके बाद करें, और फाइनली आपका जो होना चाहिए वो 4th नंबर पे होना चाहिए टेस्ट सीरीज। कई बार लोग होते हैं कि पहले ही टेस्ट सीरीज में ही जुड़ जाते हैं और पहले लगता है कि उनको हम टेस्ट मार लेंगे, और वहाँ पे क्या होता है कि अच्छे से सवाल नहीं बन पाता है। अगर सपोज दैट करते हैं कि 150 सवाल है और 150 सवाल में आपके 50 या 40 सही होंगे, तो वहाँ से आप डिमोटिवेट होते हैं और आपका मनोबल जो है वो नीचे डाउन होता है। तो इस कारण से पहली बार आप सबसे फर्स्ट में ही टेस्ट सीरीज लगाने में नहीं बैठ जाएं। सबसे पहले आप इन चीज़ों को करें, सबसे पहले आप उस चीज़ को पढ़ें, फिर उसको याद कर लें, उसके बाद आप प्रैक्टिस देने के लिए बैठें। प्रैक्टिस भी करने बोले तो सबसे पहले आप टॉपिक वाइज करें, फिर सब्जेक्ट वाइज करें, उसके बाद मिक्स्ड सब्जेक्ट वाइज करें, और फाइनली आपका जो होना चाहिए वो टेस्ट सीरीज होना चाहिए। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पे दोनों
करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम ऑफलाइन मोड को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। अब ऐसा क्यों? अभी तो ऑनलाइन का ज़माना चल रहा है। तो दोस्तों जैसे आप सभी को पता है कि JSSC CGL जो आपका एग्जाम होने वाला है वो आपका ऑफलाइन मोड पे होगा। ये आपका होने वाला है OMR सीट पर होने वाला है। तो ऐसे में जब आप ऑनलाइन जब आप देंगे तो वहाँ पे आपका क्या है कि रंगना तो नहीं होता है। आपने वहाँ पे टिक करते चल गया तो वहाँ पे क्या होगा कि लगेगा आपको 2 घंटा में हम 150 क्वेश्चन अच्छे से तो कर ले रहे हैं। लेकिन जब आप ऑफलाइन एग्जाम में बैठेंगे और जब आपको 150 गोले रंगने होंगे तो वो रंगने में कम से कम आपके 40 मिनट से 45 मिनट आपके चल जाएंगे वो गोला रंगने में। तो ऐसे में आपका वहाँ पे टाइम का शॉर्टेज हो जाएगा, ये गारंटी है। इसलिए कोशिश करें कि जब आप टेस्ट सीरीज लगाएं तो टेस्ट सीरीज लगाने के टाइम पे आप सामने OMR रखें, OMR सीट रखें। OMR सीट में जैसे गोला दिया हुआ रहता है वहाँ पे आप उन गोलों को रंगते जाएं। साथ ही साथ जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का A है तो चलो उसको A रंग दिए। तो ये रंगते हुए काम करेंगे तो वहाँ से आपको क्या होगा कि वहाँ से एक आपका टाइम का एक्यूरेसी पता चल पाएगा कि कितने टाइम में हम एग्जैक्ट हम बना ले रहे हैं। क्या मेरा 150 क्वेश्चन कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो किस सेक्टर का सवाल छूट रहा है हमसे। मैथ, रीजनिंग है और भी कई सारे सेक्शन हैं। तो वहाँ पे आपको इस चीज़ का अंदाज़ा एक पता चल जाएगा। क्योंकि किसी भी चीज़ को जानने के लिए, परखने के लिए जब तक आप उसका टेस्ट नहीं देंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा। डायरेक्ट आप एग्जाम हॉल में चल जाएंगे पढ़ करके कि हमने सारा चीज़ को याद कर लिया, अब हम एग्जाम में डायरेक्टली कर लेंगे, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है, खास करके जब आप कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो, क्योंकि वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। इसलिए इन सभी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। आइए कुछ हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को बात करेंगे, जो कि बात करने वाले हैं क्या क्या आपके इन सभी चीज़ों के बीच में आपको क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहले हम बात करेंगे कंटिन्यूटी। आखिर में हम कंटिन्यूटी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सपोज दैट आपने 2 दिन पढ़ लिया, 3 दिन पढ़ लिया, उसके बाद क्या कि 5वें दिन से आपने फिर इरेगुलर हो गए। तो वैसे में क्या है कि 2-3 दिन आपका तो ठीक रहा, लेकिन उसके बाद जैसे आपका छूटता है तो वो फिर खराब हो जाता है। आपका लय जो होता है, एक सीक्वेंस जो होता है, वो कंटिन्यूटी छूट जाता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे वो आप पर डे पढ़ते जाएं। ऐसा नहीं कि आज हमने 8 घंटा पढ़ लिया, कल हम 6 घंटे पढ़ लिए या एक दिन 2 घंटे में आ गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद है अभी का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है अपना हेल्थ इशू को लेकर, क्योंकि आप अपने शरीर पे भी ज़्यादा फोकस करें, उसको भी ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि हम पढ़ाई पे ही सारा दिन फोकस कर दिए और हमने अपने हेल्थ पर ध्यान ही नहीं दिया। तो हेल्थ अभी बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। आप सभी को पता है कि ऐसे पेंडेमिक काल पे हेल्थ पे ध्यान देना ये विशेष महत्व की बातें हैं। उसके बाद अगला जो पॉइंट आपका आता है वो आता है टाइम मैनेजमेंट का, कि टाइम मैनेजमेंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए। और 4th पॉइंट आपका जो है वो है OMR प्रैक्टिसेस मोर देन बिफोर द एग्जाम। अब एग्जाम से पहले कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस जो है वो OMR सीट पर करके जाए, ताकि वहाँ पे आपको ना ही रंगने में दिक्कत होगा, ना ही OMR रंगने में दिक्कत होगा, ना ही आपका टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत होगा। अगर आप पेपर 3rd की हम बात करते हैं, अगर आप JSSC CGL के पेपर 3rd की बात करते हैं, क्योंकि स्पेशली हमने यहाँ पे उसी को फोकस किया है तो उसी को लेकर हम बात करते हैं। हालांकि ये हेल्पफुल आप सभी को हर एग्जाम के लिए होगा, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को तैयार किया गया है। तो पेपर 3rd अगर बात करें तो यहाँ पे 150 सवाल है और आपको टाइम मिलेगा 120 मिनट। तो ऐसे में महत्वपूर्ण बिंदु आपको ये होता है कि इसमें से 120 मिनट में आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 120 मिनट आपको टाइम मिला, इसमें से आपके 30 से 40 मिनट, कम से कम आपके 30 से 40 मिनट 150 गोले रंगने में चले जाएंगे, ये गारंटी है। अगर 40 खत्म हो जाते तो बचते हैं आपके 80 मिनट, और 80 मिनट में आपको 150 सवाल हल करने होंगे, ये आप जान लीजिए। अगर आप स्पीडली अगर गोला रंगने में एक्सपर्ट हो जाएंगे, अगर आप मोर देन प्रैक्टिस करके जाएंगे यहाँ से, अगर मोर देन प्रैक्टिस यहाँ से करके जाते हैं तो मे भी हो सकता है कि ये 30-40 मिनट जो है ये आप थोड़ा सा उसे कम कर सकते हैं। हो सकता है कि मे भी 30 मिनट में या तो 25 मिनट में आप हो सकता है कि गोले रंग ले 150। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप वहाँ पे प्रैक्टिस करके ज़रूर जाएं। आगे बात करेंगे और कुछ कि क्या आप एग्ज़ाम के टाइम पे ना करें, क्योंकि बहुत ऐसे छात्र होते हैं जो कि
जब एग्जाम सामने होता है तो कई तरह के सोच उनके मन में चलना शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो आप नकारात्मक सोच को ना लाएं। जैसे कि कुछ एग्जाम होता है कि जैसे मेरा नहीं होगा, हमसे और भी बड़े या तो और भी ज़्यादा तेज स्टूडेंट जो वो पहले से लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है, इतने ज़्यादा स्टूडेंटों ने फॉर्म भरा है, तो पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा एटसेट्रा। कई सारी बातें दिमाग में जो है वो चलता रहता है। तो सबसे पहले तो इन सभी चीज़ों को आप दिमाग में कभी नहीं लाएं, नकारात्मक सोच कभी अपने मन में लाए ही नहीं। आप सपोज ये चीज़ सोच करके चले कि हम एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं और मुझे एक सीट चाहिए और उसी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, बाकी के हमको नहीं पता कौन क्या है, कौन कैसे है, कितना भीड़ है, कितना कम है, कौन कितना तेज है, कौन कितना नहीं जानता है, ये सब चीज़ कुछ भी नहीं सोचना है। सिर्फ आपको एक चीज़ सोच करके चलना है कि मुझे एक सीट चाहिए, इसके अलावा मुझे कोई मतलब नहीं है। आप हमेशा टारगेट करके चलें कि हम अपना सबसे बेस्ट जो होगा वो हम इस एग्ज़ाम में देने वाले हैं। बस ये सोच के साथ आप एग्ज़ाम की तैयारी करें और आप एग्ज़ाम में जाकर बैठें। निश्चय ही यहाँ से आप सफल होकर अवश्य आएंगे। अपना जो है वो कॉन्फिडेंट लेवल हमेशा अप रखें, उसे कभी आप डाउन नहीं होने दें। साथ ही साथ भटके नहीं अपने राह से। जब आप तैयारी करते हैं तो कई बार ऐसे होते हैं कि कई लोग इधर उधर भटकने लग जाते हैं कि क्या करें, इसकी तैयारी करें या उसकी तैयारी करें। तो जब आप किसी चीज़ को एक चीज़ पर फोकस करें वो ज़्यादा अच्छा होता है। आपने कहावत सुना होगा कि दो नाव पर अगर पैर होता है तो एक पैर इधर है, एक पैर इधर है, जो कि कहीं का नहीं होता। ना आप इधर सेफ है ना इधर सेफ है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप बीचों बीच रह जाते हैं और उसके बीच में ये दरार आ जाता है, जिसके कारण से आप किसी एंगल से या कह सकते हैं कि किसी साइड नहीं रह पाते हैं। इसलिए फोकस एक साइड करें ताकि आपको आने वाले समय में दिक्कत ना हो। दूसरा आता है कि ज़्यादा किताबें ना खरीदें। कई बार ऐसे होते हैं कि जब आपका एग्ज़ाम सामने होता है तो मार्केट में इतने सारे किताब आ जाते हैं कि आपको लगता है कि क्या इस किताब को लेना चाहिए, इस किताब को लेना चाहिए, और सारे किताबों को धीरे धीरे आप खरीद करके जमा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम बता दें कि ये सारी किताबें आपको लेना ये एक बेवकूफ़ी होगा। आप किसी भी एग्ज़ाम के टाइम पे खास करके कोई भी बुक को ना लें। हाँ, एक प्रैक्टिस सेट को आप ले सकते हैं, वो भी वैसे प्रैक्टिस सेट जो आपके लिए विश्वसनीय हो और हमेशा एक कह सकते हैं कि उसका अच्छा से पकड़ रहा हो। और उस एग्ज़ाम में आपने देखा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल इस सेट प्रैक्टिस से मिलाने का ये कह सकते हैं कि क्षमता होता है। या तो एक कह सकते हैं कि प्रैक्टिस मात्र आप उसको ले, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को ज़रूर देख ले, परख ले ज़रूर, क्योंकि इस तरह का सेट जो है कई बार आपको जब आप बिना देखे कोई सेट ले आते हैं तो वहाँ पे भी क्या आता है, वो या तो बहुत इजी सवाल होते हैं, हो सकता है कि 150 ऐसे सवाल वो दे देंगे कि 150 में आपके 140 बन जाएंगे। आपको लगेगा अरे ये तो मेरा बहुत अच्छा तैयारी हो गया, लेकिन ये नहीं पता है कि यहाँ तो जितने सवाल इन्होंने दे रखा है ये सारे बहुत इजी सवाल दे रखे हैं। तो यहाँ से आपको आगे चल करके एग्जाम में नुकसान हो सकता है। या तो फिर कुछ ऐसे सेट होते हैं जो कि 150 सवाल अगर आपको मिला सेट में तो आपके 90 या 80 भी नहीं बन रहे, ऐसे होंगे कि 60-70 में ही आप रुक गए। तो ऐसे में भी आप डिमोटिवेट होंगे कि मेरा तैयारी अच्छा नहीं हुआ है। तो ये भी चीज़ दोनों ध्यान रखें, बहुत टफ सेट ना ले लें, बहुत इजी सेट ना ले लें। दोनों एक ऐसा होना चाहिए कि कह सकते हैं कि बीच का रास्ता होना चाहिए, जैसे कि हमारा एक एवरेज जो पकड़ है उसके अनुकूल हमें पता चल पाना चाहिए कि हमारा आखिर में जो है वो परख जो है हमने जो पढ़ा है वो कितना कारगर सिद्ध हुआ है। और साथ ही साथ जो टॉपिक वो बनाया है, जो सेट तैयार किया गया है, वो क्या सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है या नहीं किया गया है। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप जरूर ध्यान रखें। साथ ही साथ सब नहीं पढ़ें, नहीं तो आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कई बार होते हैं कि हम सभी चीज़ को पढ़ना शुरू कर देते हैं। हम क्यों पढ़े सब चीज़ को जब वो हमको पढ़ना ही नहीं है। अगर हम बात करें प्राचीन भारत की, अगर हिस्ट्री हमने शुरू किया और हमने प्राचीन भारत पूरा पढ़ना शुरू कर दिया तो इसका मतलब ही नहीं बनता है। क्यों हम पढ़े पूरा, जब यहाँ से हम जानते हैं कि सवाल जो है वो अगर एक सवाल अगर पूछा भी जा सकता है तो ऐसे टॉपिक हैं, 1-2 टॉपिक है जहाँ से सवाल में भी बन सकता है और नहीं तो नहीं के बराबर। तो हम इस पे दिमाग क्यों खराब करें। तो उन चीज़ों को पढ़ने से ज़रूर बचें जो चीज़ आपको नहीं पढ़ना है, या तो जहाँ से सवाल एकदम नाम मात्र का हो सकता है कि अगर एक सवाल यहाँ से अगर पूछ ही दे तो हमको वहाँ पे क्या है कि अब हम ऐसे नहीं करें कि एक सवाल को छोड़ दें। हाँ, पढ़ ले, लेकिन इसके सेलेक्टेड टॉपिक से। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से सवाल जो वो बनने के चांसेस होते हैं, तो थोड़ा सा आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ लें।
10-20 सवाल आप उस चीज़ को प्रैक्टिस कर लें। पहले आप उस चीज़ के बारे में पढ़ लें। लुसेंट आपके इसके लिए बेस्ट बुक है। लुसेंट को आप एक बार सिंधु घाटी सभ्यता से पढ़ लें और वहाँ से जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव सवाल को एक बार देख लें। तो इस तरह के टॉपिक्स को आप कवर कर लें, वो ज़्यादा बेटर होगा, ना कि आप उस चीज़ को पूरा पढ़ने में लग जाएं और पूरे सिलेबस को आप कवर करना या पूरे किताब को आप पढ़ना शुरू कर दें। वहाँ पे आप जो है वो फंस जाएंगे। इसलिए इन सभी चीज़ों को जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद है कि क्या करें जिससे अपनी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो सबसे पहले तो आप है किसी एग्जाम में सफल होने के लिए कुछ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना होना चाहिए। सबसे पहले तो आत्मविश्वास। आपका आत्मविश्वास ही किसी परीक्षा में 50% योगदान देता है, वो आपका आत्मविश्वास देता है। जब आप जितने आत्मविश्वास के साथ परीक्षा केंद्र में बैठते हैं तो उतने ही अच्छे आप करके निकलते हैं। हाँ, इसके लिए आवश्यक ये भी है कि आपका जानना जरूरी है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंट लेवल अगर थोड़ा सा डाउन है तो वैसे में आप कई बार जानते हुए चीज़ों को भी आप गलत कर बैठते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप हमेशा जाए तो आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंट के साथ जाएं कि हाँ, हम इन सभी चीज़ों को करके आए हैं और इन सभी चीज़ों पर प्रैक्टिस हमने करके आया है, मोर देन प्रैक्टिस किया है सभी चीज़ को आपने वहाँ पे। तो आपको ऐसा लगेगा कि लगेगा ही नहीं कि हम आज ये एग्ज़ाम हॉल में सेट मार रहे हैं, लगेगा जैसे आप डेली प्रैक्टिस घर में करते थे वैसे ही प्रैक्टिस के रूप में आज भी हमने दे दिया, और ऐसा लगेगा। साथ ही साथ टाइम का विशेष ध्यान रखना आपको आवश्यक है ताकि आपको पता चले कि 2 घंटे में आप सेट मार रहे हैं तो सेट बनाने में आपको क्या क्या दिक्कतें हो रही है, कौन सा सेक्शन जो है वो हमारा छूट रहा है, या तो अगर हो रहा है तो कहाँ पे हमको और सुधार करना चाहिए ताकि हम 2 घंटे में सारे सवालों को कर भी लें। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी एग्जाम में आप जाते हैं तो ऐसा नहीं कि अगर 150 सवाल है तो 150 सवाल में 150 आपके बनाने होते हैं। ये 150 बनाने भी नहीं होते। अगर आप यहाँ से 100 या 120 तक भी बना लेते हैं तो ये कह सकते हैं कि मोर देन इनफ होता है। लेकिन हाँ, 120 में 120 आपके सही होने चाहिए, या 120 करते तो 115 कम से कम सही होने चाहिए, तो ज़्यादा इसका ये होता है। लेकिन कोशिश करना होगा कि आप जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो उसे आप टारगेट लेकर के चलें कि 2 घंटे में हमको 150 क्वेश्चन हल भी करने हैं और उसको साथ ही साथ OMR पे रंगना भी है। या आप ये हमेशा टारगेट लेकर चलें। ऐसा नहीं कि 150 है तो इसमें से 100 क्वेश्चन तो हमको बनाना ही होता है, या 100 क्वेश्चन तो हम जानते ही हैं। तो ऐसा आप सोच करके नहीं चलें कि 100 क्वेश्चन रंगने में कितना लगेगा, 15 से 20 मिनट लगेगा। आपने अपने मन से कैलकुलेशन कर लिया कि अरे ये तो आराम से हो ही जाएगा, 15-20 मिनट लगेगा, बाकी का जो टाइम बचेगा उसमें हमको क्या करना है, बना लेना है। 100 क्वेश्चन आराम से बना लेंगे। बाकी का जीके जीएस में तो टाइम थोड़े ना लगता है, जीके जीएस में आराम से देखेंगे और तुरंत मार लेंगे। लेकिन ये सब धारणाएं अपने मन में नहीं लाएंगे, नहीं तो हो सकता है कि आगे आपको दिक्कत होगा। और साथ ही साथ जब आप सेट प्रैक्टिस करते हैं, सबसे पहले अपनी गलती की पुनरावृत्ति ना करें। जब आप गलती किए हैं पिछले एग्जाम्स में और जो आप कर रहे हैं उन सभी चीज़ों को कोशिश करें कि एग्जाम हॉल में वो गलती ना करें। साथ ही साथ सेट बनाने के बाद उसका विश्लेषण जरूर करें और अपनी कमी को दूर करने का प्रयास करें। जब आप सेट बना रहे हैं तो आप देख रहे हैं बार बार कि मेरा मैथ से क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है, मैथ 20 पूछा जा रहा है तो उसमें से 5-7 या इससे ज़्यादा मेरा सवाल बन ही नहीं रहा है। तो ऐसे में आपको फोकस करना है कि आप इस सेक्टर को कैसे मजबूत करें, तो इसमें आप ध्यान दें। साथ ही साथ ही आप ये कोशिश करें कि कहाँ से सवाल बन सकते हैं और किस तरह से पढ़ा जाए ताकि आप यहाँ से मैथ में अच्छे से बना सकें। क्योंकि सेट में आपको यही से पता चलता है कि हम कौन से सेक्टर को अच्छा करें जहाँ से मेरा जो है वो अच्छा से सारे सवाल जो वो हल हो जाए। तो इन सभी बिंदुओं को भी ध्यान दें। साथ ही साथ अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। आपके परीक्षा में समय की कमी जो है वो कभी महसूस नहीं होगी। जब आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके जाते हैं यहाँ पे तो आपको समय की कमी यहाँ पे जो है वो कमी जो है वो कभी महसूस नहीं होगी। क्योंकि आप जान लें कि जब आप यहाँ से एक बार प्रैक्टिस करके उतना ज़्यादा मोर देन प्रैक्टिस करके चल जाएंगे तो आपको लगेगा कि हम अभी भी जो घर पे प्रैक्टिस करते थे वही प्रैक्टिस हम आज भी कर रहे हैं। और वैसा आप एग्ज़ाम हॉल से एकदम कह सकते हैं कि बहुत क्लियरली और बहुत स्मूथली आप एग्ज़ाम दे करके निकल जाएंगे और आपका रिजल्ट भी वहाँ से बेहतर निकल कर आएगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर बात करें सिलेबस की तो कई लोगों के मन में होता है कि क्या इसका सिलेबस है, थोड़ा सा सिलेबस के बारे में आप बता दें। तो सिलेबस में सबसे पहले आप सभी को पता है कि पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 3 पेपर आपके एग्जाम होने वाले हैं। और ये भी जो है वो एक ही दिन में तीनों पेपर आपके होने वाले हैं। तीनों पेपर के लिए आपके 2-2 घंटे टाइम दिए जाएंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के लिए।
आइए एक एक करके हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 1 की। तो पेपर 1 में जो है वो 60 क्वेश्चन हिंदी के होंगे और 60 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे और आप सभी को पता है कि पर क्वेश्चन जो है वो आपको इक्वली 3 मार्क्स दिए जाएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। आपको ज़्यादा तुक्का नहीं लगाना है, क्योंकि हर गलत क्वेश्चन पे 1 नंबर आपके कटने वाले हैं, यानी 1/3 इसका जो है वो नेगेटिव भी है। तो अगर आप किसी सवाल को गलत करते हैं तो आपके वहाँ से 1 नंबर काटे जा सकते हैं। साथ ही साथ ये याद रखना कि पेपर 1 जो वो ओनली फॉर क्वालिफाइड नॉट एडेड योर मेरिट लिस्ट। ये जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, यानी आपके यहाँ से 30% आपको यहाँ से सही करने हैं, 30% ला करके आपको पास हो जाने हैं। अब 30% कितना हुआ भाई? तो 60 क्वेश्चन का अगर आप देखें 30% तो 6 या 18 क्वेश्चन और 18 क्वेश्चन 36 क्वेश्चन आपके जो है वो सही करने हैं। 36 क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला करके सही करने हैं। यहाँ से आपको क्या कि ये जरूरी नहीं है कि 18 यहाँ से 18 यहाँ से, कहीं से भी आप हिंदी या इंग्लिश किसी को मिला करके आप किसी तरह से 30% आपको ले आना है, यहाँ से आप पास हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 36 सवाल को अगर आप 3 से गुना करेंगे तो लगभग 108 नंबर आपको लाने हैं। यानी 360 में से जैसे आप 120 क्वेश्चन का कितना हो गया, टोटल 360 नंबर हो गया। 360 का अगर आप 30% निकालेंगे, जैसे 30/100, एक जीरो कट गया यहाँ से, एक जीरो यहाँ से कट गया, 36 दिया कितना हो गया, तो 108 हो गया। तो 360 में आपको 108 अंक लाने हैं और यहाँ से आप जो वो पास हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें ज़्यादा आपको ये आसानी से हो जाएगा और किसी दोनों पेपर में मिला करके किसी तरह से आपको लाने हैं। दूसरा पेपर अगर बात करें तो ये आपका एनी रीजनल लैंग्वेज, कोई भी रीजनल लैंग्वेज जैसे खोटा, संथाली, मुंडारी, हो, कुड़ुक, ये सब जो वो भाषा रखा गया है। साथ ही साथ अगर बात करें इसमें टोटल क्वेश्चंस की, तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस आपके होंगे और इसका अंक जो वो आपके मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाएगा। पेपर 2 और पेपर 3 प्लस पेपर 3, ये दोनों पेपर मिला करके आपके जो वो मेरिट लिस्ट तैयार किए जाएंगे। पेपर 2 और 3 ये दोनों को मिला करके आपके मेरिट लिस्ट तैयार किए जाएंगे। आगे हम बात करेंगे इन सभी चीज़ों को लेकर और साथ ही साथ सिलेबस हम पूरे डिटेल से सिलेबस आज नहीं जाएंगे, सिर्फ ये पेपर का हम एक बार आपको हाईलाइट कर दे रहे हैं। उसके बाद आता है पेपर 3। पेपर 3 किस तरह के है, तो सबसे पहले जीके, जीए या करेंट अफेयर, यहाँ से आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 प्रश्न यहाँ से आपके पूछे जाएंगे। 30 प्रश्न में आपके जीके के भी प्रश्न होंगे, करेंट अफेयर के भी प्रश्न होंगे, जनरल अवेयरनेस के प्रश्न होंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रश्न होंगे, 1-2 सवाल झारखंड के भी होंगे। तो ये क्या है कि एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें आप बहुत ज़्यादा किसी एक सेक्टर पे बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या तो फिर कह सकते हैं कि इधर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर दिए तो यहाँ पे आप हो सकता है कि थोड़ा सा फंस सकते हैं। इसलिए आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट देने के बजाय आप इन सेक्टर में ज़रूर फोकस करें, यहाँ से आपके ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं। जैसे जनरल साइंस के आपके 20 प्रश्न हैं तो साइंस में आप भरपूर प्रैक्टिस करें, लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखें यहाँ से आपसे पूछा गया है कि जनरल साइंस, ना कि आप एकदम एग्जैक्ट साइंस पूरा पढ़ने लग जाएं। यहाँ पे आपसे जनरल साइंस के बारे में पूछा गया है। साथ ही साथ यहाँ पे दिया गया कि सिलेबस में आपके यहाँ पे वो कह सकते हैं कि शामिल कर दिया है कि मानव जनित जीवन से जो दिन प्रतिदिन जो घटित घटनाओं से जो कह सकते हैं कि यह जुड़ा हुआ है, जो मानव जीवन से या हमारे जीवन से जो जुड़ी हुई घटनाएं हैं, वहां से आपसे प्रश्न जो वो आपसे पूछे जाएंगे, ना कि ऐसे नहीं कि एकदम पूरा प्योर साइंस आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो मानव जीवन से घटित घटनाएं कौन कौन से हो सकते हैं भाई? तो वन पर्यावरण हो सकता है, प्रदूषण हो सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट हो सकता है, डिजीज हो सकता है, जितने भी बीमारी हैं। यहाँ से आप देखते होंगे कि हमेशा यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मानव जनित जीवन से, ये दिन प्रतिदिन इससे गंभीर समस्याओं से इंसान जो वो जूझ रहे हैं, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या कोई भी हो। तो यहाँ से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। प्रोटीन से सवाल पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोटीन जो वो हमारे शरीर का निर्माण करता है। विटामिन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया यानी वसा हो गया। इन सबसे सवाल क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि ये हमारे जीवन से कहीं ना कहीं घटित घटनाओं से ये संबंधित होता है। साथ ही साथ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, यहाँ से भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं। पारिस्थितिकी वगैरह से सवाल जो वो पूछे जाते हैं और भी कई तरह के सवाल जो वो हमसे, हमारे जीवन से जुड़े हुए घटनाओं से पूछे जाते हैं। तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप जरूर ध्यान रखेंगे। ऐसे नहीं कि आप आंख बंद करके किसी भी ओर से तैयारी करना ना शुरू करें।
आप पहले उन चीज़ों को, इसीलिए हमने बोला था शुरू में ही, सबसे पहले हम डिस्कस किए कि आप उस सिलेबस को आप गहन अध्ययन करें। जब आप सिलेबस को एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो आपको आसानी होगा किसी भी तैयारी को करने में। उसके बाद अगर बात करें मैथ के, तो आपके 20 प्रश्न होंगे, रीजनिंग के आपके 20 प्रश्न होंगे, कंप्यूटर के आपके 20 प्रश्न होंगे। कंप्यूटर का भी आपका सारा सिलेबस वहाँ पे दे दिया है कि MS ऑफिस पढ़ना है, विंडो पढ़ना है, इंटरनेट पढ़ना है। उसके बाद बेसिक्स यूनिट्स जो है आपके कंप्यूटर के, वो सारे पढ़ने हैं। जैसे आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वगैरह हो गया, ये सब आपका हो गया। साथ ही साथ कई बार आपके शॉर्टकट की वगैरह से संबंधित पूछे जाते हैं कि कंट्रोल प्लस ये सब जो है वो टाइप करने के बाद क्या होता है। यस, डायरेक्ट ऑन करने के लिए कंप्यूटर को क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट ऑफ ऑन करने के लिए, डायरेक्ट ऑफ करने के लिए क्या करना होता है, तो डायरेक्ट उसको फिर से लाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो ये इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। साथ ही साथ झारखंड जीके, ये आपके लिए बड़ा फैक्टर होगा, ये बड़ा फैक्टर होगा कि आप यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें झारखंड जीके पे, क्योंकि ये 40 प्रश्न यहाँ से हैं और आपके रीजनल जो लैंग्वेज है 100 क्वेश्चन, वो बहुत ज़्यादा मायने आपके एग्जाम में रखेगा। तो उन सभी चीज़ों को भी हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि टोटल इसमें पेपर थर्ड में जो होगा वो आपके 150 प्रश्न होंगे। टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो आपके 150 क्वेश्चन होंगे। और आपका ये परीक्षा जो पहले 2 चरणों में होने वाला था, ये अब 1 चरणों में आपका एग्जाम होगा। उसके बाद अगर बात करें फाइनल मेरिट लिस्ट की, तो आपका कैसे फाइनल मेरिट लिस्ट जो वो बनेगा। तो फाइनल मेरिट लिस्ट आपका तैयार किया जाएगा पेपर 1, जिसमें 120 प्रश्न होंगे और 360 नंबर के होंगे। आपको इसके लिए 2 घंटे का समय मिलेगा, लेकिन ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यानी ये 360 नंबर पे अगर आप 108 नंबर ले आते हैं तो आप यहाँ से पास कर जाएंगे। और जब तक ये 108 नंबर इस पेपर में नहीं लाएंगे, तब तक ये दोनों पेपर 2 और पेपर 3 आपका चेक नहीं होगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आपको इसमें 30% अंक लाना भी आवश्यक है। अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका अगला पेपर चेक नहीं होगा, ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर बात करें आपका मेरिट जो तैयार होगा वो पेपर 2 और पेपर 3 को बना करके ये मेरिट तैयार होगा। पेपर 2 में 100 प्रश्न है, पेपर 3 में 150 प्रश्न है। टोटल 250 क्वेश्चंस का आपका जो है वो मेरिट तैयार होगा। 100 क्वेश्चन 3 नंबर के, यानी 300 नंबर हुआ, और 150 क्वेश्चन 3 नंबर के 450 हुआ। टोटल आपके 750 नंबर का जो है वो आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। दोनों के लिए टाइम जो है वो सेम है, 2-2 घंटे, और ये तीनों पेपर का टाइम जो है वो इक्वल है। हो सकता है कि प्रश्न संख्या देखो यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 150 है, लेकिन टाइम सब में 120 मिनट ही, यानी 2 घंटे ही सब में दिया गया है। यहाँ पे याद रखना है कि पर क्वेश्चन आर इक्वली 3 मार्क्स। टोटल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स के सभी प्रश्न होंगे। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि 750 में हम कितने अंक लाएं जो कि हमारा जो है वो सिलेक्शन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये हो लगे कि हमको कि हाँ भाई एक चांसेस होगा। तो आप 2 काम कर सकते हैं। या तो आप पिछले ईयर के जब आप देखेंगे यहाँ पे प्रश्नों को, या तो कट ऑफ को, पिछला कट ऑफ को आप देखेंगे तो वहाँ से आपको समझ में आएगा। या तो झारखंड SI का कट ऑफ अब जब आप देखेंगे ये लगभग वैसा ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वहाँ पे भी मेंस में 150 क्वेश्चन था और 100 क्वेश्चन रीजनल लैंग्वेज का था। तो वहाँ पे भी 250 क्वेश्चन था और इसी तरह से नंबर हर क्वेश्चन का 3 नंबर था। तो वहाँ से आपको क्या कि एक आइडिया आ जाएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखें वो 2017 था, वो टाइम कब था, 2017 था, और अभी कितना टाइम चल रहा है, 2022 चल रहा है। ये बात है 5 साल के बाद की। तो 5 साल में बहुत कुछ बदला है, कंपटीशन का लेवल जो वो थोड़ा अप हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये मत सोचें कि जितना उस समय कट ऑफ गया है तो उतना ही आज भी जाएगा। लेकिन फिर भी आप गारंटी लें कि उस समय भी काफ़ी हैवी कट ऑफ गया था और इस बार भी कट ऑफ जो वो कुछ इसी तरह का रहने वाला है। यहाँ तक कि हो सकता है कि उससे कहीं ज़्यादा कट ऑफ जो वो हाई इस बार जाएगा। इसलिए आपको मेहनत जम के करना पड़ेगा। उसके बाद अगर बात करें कि कौन कौन से बुक पढ़ें, तो सेलेक्टेड कुछ बुक हम, और ये किसी को ऐसा नहीं कि आप इसी को फॉलो करें, हम अपना मत दे रहे हैं, हम अपना एक विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि आप इसी को फॉलो करें, आप किसी एक को फॉलो कर सकते हैं। आपका अपना अपना विचार है, सबका अपना अपना तरीका है पढ़ने का। लेकिन अगर हमारे विचार से अगर हम बात करें तो ये आपके लिए बेस्ट बुक होगा। सपोज दैट हम ये अपना राय बता रहे हैं। जैसे जीके और जीए के लिए आप एक लूसेंट बुक को पढ़ सकते हैं, लेकिन ये सेलेक्टेड यानी इसका विविध टॉपिक आप ज़्यादा कवर करें। और साथ ही साथ जब आपका हिस्ट्री जो है तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे कवर कर दिया है, वहाँ पे आपको स्पेशली हाईलाइट कर दिया है कि जो स्वतंत्रता आंदोलन है वहाँ को आप पढ़ लें। उसके बाद जब आप पॉलिटी पढ़ें तो वहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था वहाँ पे क्या कि ये आपका हाईलाइट करके रखा हुआ है। तो ये आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं।
इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा आप नहीं ध्यान दें, थोड़ा बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, उन सभी चीज़ों को आप चाहे तो देख सकते हैं, या तो फिर लगभग आप उस चीज़ को नेग्लेक्ट करके चलें। उसके बाद उसके विविध जो टॉपिक होते हैं, जैसे करेंसी हो गया, कैपिटल हो गया, कुछ और भी चीज़ आज भी कई सारे देश के, जैसे आप सभी को पता है कि इजराइल की संसद आज भी पूछा जाता है, इजराइल के संसद को किस नाम से जाना जाता है। तो इस तरह के सवाल जो वो कई बार पूछे जाते हैं कि इजराइल का संसद का नाम क्या है, फ्रांस के संसद का नाम क्या है, अमेरिका के संसद का नाम क्या है, या उस संसद भवन को किस नाम से जाना जाता है। तो इस तरह के सवाल आज भी झारखंड के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ उस देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, इस तरह के भी सवाल जो वो वहाँ से पूछे जाते हैं। तो विविध टॉपिक यानी मिसलेनियस टॉपिक को आप ज़्यादा कवर करें लुसेंट से। उसके बाद किसी भी एक करेंट अफेयर, ईयरली करेंट अफेयर आप एक ले लें। सपोज दैट आप 2021 का कोई एक ईयरली करेंट अफेयर आप खरीद लें और उस चीज़ को आप डेली नहीं ज़्यादा तो कम से कम 10-10 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन आप किसी चीज़ को उस चीज़ को देखते जाएं। बहुत ज़्यादा आप इस चीज़ पे फोकस नहीं करें, 5-5, 10-10 क्वेश्चन डेली आप देखते चलें। साइंस के लिए आप लुसेंट को यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर अगर एनसीईआरटी बुक आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में जो सवाल बनते हैं साइंस के, वो आपके बेसिक्स सवाल बनते हैं और यही बेसिक सवाल को ही जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो दोनों में से किसी एक को फॉलो कर सकते हैं, बाकी का अपना अपना मत है। आप इसके अलावा भी किसी को अगर आपको लगता है कि ये अच्छा है तो आप उसे भी कवर कर सकते हैं, या तो फिर घटना चक्र का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक होता है वहां से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसे भी पढ़ सकते हैं। मैथ की अगर बात करें तो 2 बुक हम बोलेंगे, आर.एस. अग्रवाल और घटना चक्र, इसमें से 2 बुक आप किसी को फॉलो कर सकते हैं, या तो इसके अलावे आप इससे पहले किसी मैथ बुक को आप बना चुके हैं, बार बार उसका रिवीजन कर चुके हैं, तो आप वही बुक को फॉलो करें, वो ज़्यादा बेटर होगा। किसी नए बुक में ना पढ़ें। जब आप पहले से किसी बुक को तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर कोई नया स्टूडेंट है तो उसके लिए हम आर.एस. अग्रवाल को प्रेफर करेंगे कि वो आर.एस. अग्रवाल का बुक मैथ बनाए। रीजनिंग का घटना चक्र का ये क्वेश्चन बैंक टाइप से आता है। रीजनिंग का किसी भी बुक, ये लगभग बुक ठीक होता है, लेकिन घटना चक्र का ये ज़्यादा अच्छा बुक है, आप इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें कंप्यूटर की तो परीक्षा मंथन और लुसेंट, ये दोनों में से कोई एक बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। परीक्षा मंथन की अगर ले लेते हैं तो लुसेंट लेने की जरूरत नहीं है, और अगर आपके पास लुसेंट है तो हो सकता है कि कोई सवाल जो वो कुछ सेक्टर थोड़ा सा सवाल बच सकता है या छूट सकता है। तो ऐसे में हम सलाह देंगे कि परीक्षा मंथन का बुक जो वो आप जरूर खरीद लें। और यहाँ पे परीक्षा मंथन भी जब आप किताब खरीदें तो ध्यान रखें कि इसके जो टॉपिक आपके हाईलाइट कर रखे हैं वही पढ़ें, पूरा नहीं पढ़ें। अगर आप इसको भी पूरा पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे तो ये भी काफ़ी लंबा सिलेबस है, इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि आप वही चीज़ पढ़ें जो आपके पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि अंदाजे आप बैठ के जाए। झारखंड जीके के लिए तो आप अलग अलग बुक को, जो भी आप बुक पढ़ते होंगे, लेकिन मेरे दृष्टि से अगर आप शिवांगन पब्लिकेशन का अगर आप जब बुक पढ़ते हैं बैजनाथ उपाध्याय का, तो आप इसका एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लगभग सवाल जो वो कवर हो जाएंगे। आप कोशिश करें कि कोई भी ऐसा झारखंड का बुक नहीं है जो आपके 100% सवालों को कवर कर दे, वैसा कोई भी बुक नहीं है झारखंड में, लेकिन फिर भी आप एक अप्रोक्स 80 to 90% तक सवाल जो वो यहाँ से ज़रूर हल कर सकते हैं। उसके बाद जब लास्ट में आप प्रैक्टिस सेट के प्रैक्टिस करें तो किसी विश्वसनीय पुस्तक को चुने जो जहाँ से सवाल जो वो ज़्यादातर बनते हैं हर साल। और ज़्यादातर आपने देखा होगा कि प्रीवियस एग्जाम आप दे गए होंगे तो वहाँ से आपको पता चल गया होगा कि कौन से ऐसे बुक है या कौन से ऐसे टीचर है जिसके सेट जो वो अच्छे होते हैं। या तो कहीं आप अगर कहीं सपोज दैट करते हैं कि कोई इंस्टीट्यूट अगर खुलता है और खुल करके उसके बाद अगर कहीं सेट प्रैक्टिस करवाता है तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि वहाँ का सेट जो वो उन सभी चीज़ों को ध्यान रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है, सिलेबस को ध्यान रखते हुए वो तैयार किया जा रहा है या नहीं, ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ अगर बात करें पेपर 2 की तो पेपर 2 को किसी भी आप बुक से पढ़ सकते हैं। पेपर 2 का आप अगर पढ़ना हो, जैसे अगर आप अलग अलग रीजनल लैंग्वेज रखेंगे, इसलिए हम पेपर 2 में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखेंगे, लेकिन फिर भी अगर बात करें एक खोरठा के लिए हम बात करते हैं तो खोरठा के लिए अगर आप किसी बुक को फॉलो करना चाहते हैं तो 2-3 बुक है मार्केट में, ज़्यादा तो बुक है नहीं। एक आपका बी एन औदार सर का बुक आता है, फिर उसके बाद अगर बात करें गजाधर महतो का बुक है जैसे सफल प्रकाशन का आता है, फिर आपका मार्गदर्शन पब्लिकेशन का बी एन औदार का है, फिर घटना चक्र का दिनेश दिनमणि सर का उनका बुक है। तो ये चार बुक आता है। फिर उसके बाद एक और बुक आता है। 4 बुक आपके अवेलेबल है मार्केट में, इसके अलावा तो आपके बुक ही नहीं है। तो ये 4 में से आप सेलेक्ट कर लें जो आपको ज़्यादा पसंद हो रहा है, थोड़ा सा MCQ ज़्यादा यहाँ पे कवर हो जा रहा है, उन सभी चीज़ों को आप पुस्तक को खरीद लें। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर यह वीडियो पसंद आया होगा
तो इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि उन सभी को भी इससे फ़ायदा हो सके। और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में भी आपको इस तरह के इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन या तो जो भी जानकारियाँ होंगी, हम अपने जो भी हमारा अपना विचार है, अपना जो एक्सपीरियंस होता है, पर्सनल एक्सपीरियंस, हम उसी को शेयर करते हैं। ऐसा नहीं कि यही मेरा ही कहना सारा सच होगा या तो फिर आपका ये होगा। अगर आपको पसंद आए तो फिर ठीक है, नहीं पसंद आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें अगर आप नए हैं तो, और जो पुराने हैं उनको तो नोटिफिकेशन या साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास चला जाएगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। साथ ही साथ हमारा ये एक और चैनल है खोटा किंग ऑफिशियल। यहाँ पे क्या है कि खोटा के जितने भी सिलेबस हैं वो सारे सिलेबस आपके कवर किए जाते हैं। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वहाँ से आपके खोटा के जितने भी वीडियो हैं या तो जितने भी आपके पूरे सिलेबस अकॉर्डिंग जो यहाँ पे आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे खोटा किंग ऑफिशियल, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ जीके मिलेनियर्स ये मेरा पहले का चैनल है, तो आप ये दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ से आपको आने वाले टाइम पे बहुत सारे बेनिफिट्स नजर आएंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपका ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।